नमस्कार दोस्तों, मैं रानमल सोनी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एडिफाई विजडम में। फ्रेंड्स, अब तक हम सीक्वेंस के बेसिक्स, अपर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, लिमिट्स एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर फ्रेंड्स आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है या आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप आई टैब पर मिली लिंक के माध्यम से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरम एवं कॉचीज फर्स्ट थ्योरम्स ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम, यह थ्योरम लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस से रिलेटेड है जिसको हम प्रूव करेंगे। हालांकि एग्जाम्स में हमें थ्योरम के प्रूफ हमें नहीं पूछते, परंतु थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है उसके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत ही आवश्यक है। और कभी कभार इसके प्रूफ भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए हमें इसका प्रूफ भी आना चाहिए। तो क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। मतलब अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वहाँ बाउंडेड होगी और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता। अर्थात अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो यहाँ जरूर नहीं है कि वह कन्वर्जेंट हो। जैसे कि यह एक किसी सीक्वेंस का ग्राफ है, तो हम सीक्वेंस की डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस में एक एलिमेंट m डिफाइन होता है जो कि जिससे पहले फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इसका तात्पर्य यही है कि वहाँ किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो उसका लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर गया। और अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसमें लिमिट भी विद्यमान होंगी, अर्थात उसका अपर बाउंड भी होगा। तो हम इस ग्राफ को देखकर भी कह सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वहाँ बाउंडेड होगी, परंतु इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। इसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि यह ग्राफ बाउंडेड सीक्वेंस तो है परंतु यह कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो m एग्जिस्ट कर रहा है और न ही किसी l की ओर यह कन्वर्ज कर रहा है। अब हम इसके मैथमेटिकल प्रूफ्स को देखते हैं। तो क्या है वहाँ? लेट xn बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट। सीक्वेंस की डेफिनेशन के आधार पर हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ xn माइनस xi इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर एंड इक्वल देन m। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, ये तो हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के आधार पर लिख दिया है, जहाँ पर xi इसकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस xn की लिमिट है और एप्सिलॉन जो कि एक क्वांटिटी है एवं 0 से बड़ी है। और अगर हम एप्सिलॉन की जगह यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो यहाँ इक्वेशन हमें इस प्रकार प्राप्त होगी। इसको अगर हम ओपन करें तो यहाँ हमें -1 इज लेस देन xn माइनस xi इज लेस देन 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर एंड इक्वल देन m प्राप्त होता है। और इसमें अगर हम xi को जोड़ दे तो हमें यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि xi माइनस 1 एवं xi प्लस 1 से के बीच में लाई कर रहा है। तो हम दो क्वांटिटी स्मॉल k एंड कैपिटल K इस प्रकार लेते हैं कि स्मॉल k x1 x2 डॉट 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 xm माइनस 1 एवं xi माइनस 1 का मिनिमम है और कैपिटल K x1 x2 डॉट 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 xm माइनस 1 एवं xi प्लस 1 का मैक्सिमम है। अर्थात यहाँ पर स्मॉल k है और यहाँ पर कैपिटल K है और इनके बीच में ही x1 x2 x3 और xm माइनस 1 xi माइनस 1 एवं x1 x2 xm माइनस 1 एवं xi प्लस 1 लाई कर रही है। तो इसको हम यहाँ से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि xn इज लेस देन इक्वल टू xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल k एवं xn इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल K। तो इसके यही बाउंडेड सीक्वेंस की भी डेफिनेशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। फ्रेंड्स, हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में थ्योरम से 1-2 पढ़ चुके हैं। अब हम लिमिट्स के बारे में थ्योरम पढ़ेंगे जो कि कॉची ने दी थी। कॉची ने 2 थ्योरम दी थी, फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम। इसके ऊपर आपको विभिन्न एग्जाम में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आती है, लेकिन इसके प्रूफ भी कभी कभार यूनिवर्सिटीज एग्जाम में सीधे के सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, उसको समझेंगे, तत्पश्चात उसको प्रूफ करेंगे
एवं उसके बाद उसके स्टेटमेंट के आधार पर या प्रूफ के आधार पर जो क्वेश्चन हो रहे हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम कॉची फर्स्ट थ्योरम देखेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ an इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड लिमिट an equal to l where n tends to infinite, then limit n tends to infinite a1 plus a2 plus a3 and so on an upon n equal to l। अर्थात इसका सेंस क्या है कि अगर लिमिट an n tends to infinite equal to l दिया हुआ है तो लिमिट n tends to infinite a1 plus a2 plus a3 डॉट 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 an upon n equal to l होगा। अगर ये दिया हुआ है तो ये हम लिख सकते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है कि सबसे पहले हम an जो कि l प्लस bn के इक्वल है यहाँ मान लेते हैं। अब इसके दोनों और हम लिमिट ले तो हमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an इक्वल टू l प्लस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट bn प्राप्त होता है। यहाँ पर हम l की जगह जो कि हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि लिमिट an n टेंस टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जिस कारण हमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट bn इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें यह दिया हुआ है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट bn इक्वल टू 0 है तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस bn इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन यही है और यहाँ पर 0 इसकी लिमिट हो जाएगी और सीक्वेंस bn कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट mod of bn is less than epsilon by 2 for all n is greater than equal to small m। तो bn is also bounded sequence, क्योंकि हमने पहली वाली थ्योरम में हमें प्रूफ किया था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वहाँ सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस भी होगी। तो बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन से हम mod of bn is less than equal to कैपिटल K फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ लिख सकते हैं। तो हम ऊपर वाले इक्वेशन 1 से हम अगर n की जगह 1 2 3 4 और n की जगह भी 1 2 3 4 अर्थात नेचुरल नंबर रखें तो हमें इस प्रकार के कुछ इक्वेशन प्राप्त होंगे और इसके LHS और RHS को आपस में जोड़ने पर उसको n से डिवाइड करने पर हमें यह प्राप्त होगा। यहाँ हम क्यों ले रहे हैं, यहाँ सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें यह लाना है ताकि हम यह थ्योरम पूरी तरह प्रूव कर सके। क्योंकि हमें यह तो दिया हुआ है लेकिन यह लाना है, इसलिए हम यह कर रहे हैं। तब हमें लाना क्या है कि लिमिट n टेंस टू इनफिनिट a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an अपॉन n इक्वल टू l। हमें यह लाना है, इसलिए हमें यह तो रखना ही होगा और l को इस साइड लाना होगा और इसको 0 करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम इस साइड लेकर आ जाएंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे तो हमें a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an अपॉन n माइनस l जो कि मोड में यहाँ प्राप्त हो जाएगा और इक्वल टू मोड ऑफ b1 प्लस b2 प्लस b3 डॉट 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 bn अपॉन n ये मोड में प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको मोड की प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको दो भागों में तोड़ भी सकते हैं। यहाँ हम किस प्रकार करेंगे कि b1 और bn के बीच में एक bm भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ ऊपर भी लिखा है कि देयर एग्जिस्ट m दैट इज लेस देन इक्वल टू n। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b1 प्लस b2 प्लस b3 डॉट 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 bn को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि b1 प्लस b2 प्लस b3 डॉट 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 bm प्लस 1 प्लस bm प्लस 2 प्लस डॉट 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 bn अपॉन n। इसमें हम b1 प्लस b2 प्लस b3 डॉट 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 bm का मान हम k ले लेते हैं जो कि हमने ऊपर लिखा भी है। तो यहाँ पर हम k प्लस अप टू m टाइम्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम m टाइम्स ले रहे हैं जो कि bm तक है। तो और यहाँ से bm प्लस 1 प्लस bm प्लस 2 प्लस डॉट 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 bn तक हम यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 लेंगे, क्योंकि ऊपर हमने एप्सिलॉन बाई 2 से परिभाषित भी किया है और यहाँ बाउंडेड सीक्वेंस की प्रॉपर्टी से लिया है और यहाँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की प्रॉपर्टी से ऊपर वाले इक्वेशन से लिया है। जैसे कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि bn इज लेस देन इक्वल टू k एंड bn इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि bn के प्रत्येक वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी
है एवं bn की प्रत्येक वैल्यू k से भी छोटी है। इसलिए हम इन दोनों में प्रत्येक एलिमेंट का मैक्सिमम ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम k ले लेते हैं और यहाँ पर एप्सिलॉन 2 ले लेते हैं। हालांकि यहाँ पर एप्सिलॉन 2 और यहाँ पर k ले लेते हैं, हालांकि इसका उल्टा भी ले सकते थे। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ m टाइम्स है तो mk/n हो गया, और यहाँ अगर m टाइम्स है तो यहाँ n माइनस m टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक n टाइम्स है और यहाँ से यहाँ तक m टाइम्स है, तो यहाँ से यहाँ तक m माइनस n टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। हालांकि मैंने ऊपर देखा है कि n इज ग्रेटर एंड इक्वल देन m है, तो m को हम छोटा मान ले तो यहाँ पर इसका मान एप्सिलॉन/2 हो जाएगा। तो mk/n प्लस एप्सिलॉन/2 प्राप्त हो जाएगा हमें। अगर किसी कंडीशन में अगर हम mk/n को भी एप्सिलॉन/2 से छोटा ले लें तो हम यहाँ पर भी एप्सिलॉन/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2 लिख लेते हैं तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा और इसकी लिमिट L हो जाएगी, जो कि थ्योरम में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इस थ्योरम में आपको यहाँ डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने इन सबके मैक्सिमम वैल्यू ही क्यों लिए है। मैक्सिमम वैल्यू हमने इसलिए लिए है क्योंकि कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वहाँ सीक्वेंस बाउंडेड भी होगी, और अगर वह बाउंडेड है तो उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसके प्रत्येक एलिमेंट की जगह उसका अपर बाउंड भी ले सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर इन सबका मान मैक्सिमम लिया है, और मैक्सिमम लिया तभी हमारी इक्वेशन कन्वीनियंटली सॉल्व हो गई है। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी है उस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होना आवश्यक नहीं है, अर्थात हमें ऊपर वाले थ्योरम में क्या दिया हुआ था कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी इक्वल टू L है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी a1 प्लस a2 डॉट 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 an/n इक्वल टू भी L होगा। इसमें हमें दिया हुआ था कि अगर ये दिया हुआ है तो ये ट्रू होगा, लेकिन इसका इनवर्स क्या होगा कि अगर ये हमें दिया हुआ है तो ये भी ट्रू होगा, लेकिन यहाँ हर बार सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि an इक्वल टू -1 टू द पावर n विच इज नॉट कन्वर्जेंट। यहाँ तो हमने ऊपर देख चुके हैं कि यहाँ कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी दो लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे और इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिस कारण यहाँ कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसमें अगर हम 1 2 3 4 रखें और a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an/n ज्ञात करें इसका, तो हमें अगर इसमें सारी और टर्म्स ले तो हमें 0 प्राप्त होगा, और इवन टर्म्स ले तो हमें इनफाइनाइट प्राप्त होगा, या n टेंड्स टू सीधा इनफाइनाइट रखे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो यह सेकंड वाली कंडीशन थी जो हमारे ऊपर वाले थ्योरम में थी, जो कि यहाँ है, इस कंडीशन के आधार पर तो यहाँ इसकी लिमिट जो कि 0 एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसमें इस कंडीशन के आधार पर an इक्वल टू -1 टू द पावर n की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये वाला तो सही हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला सही नहीं हो रहा है, अर्थात अगर ये इसमें दिया हुआ है लेकिन ये वाला इसमें सत्य सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ अबोव थ्योरम इज नॉट ट्रू। फ्रेंड्स, इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन देखें तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/n 1 प्लस 2 दी पावर 1/2 प्लस 3 टू दी पावर 1/2 प्लस डॉट 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 प्लस n टू दी पावर 1/n इक्वल टू 1 है। इसमें हमें प्रूव करना है कि इसकी लिमिट या इसका पूरे का मान 1 आ जाएगा। तो कॉची की फर्स्ट थ्योरम से हम an इक्वल टू n टू दी पावर 1/n ले लेते हैं और इसकी दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं, तो हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n टू द पावर 1/n इक्वल टू 1 होता है। यहाँ हम जानते हैं। यहाँ हम प्रूव कैसे करेंगे, तो यहाँ इसकी दोनों साइड यहाँ लेकर इसके दोनों साइड लॉग लेने पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। हालांकि इसका प्रूफ एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में प्रूव कर सकते हैं इसको, लेकिन वहाँ भी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, फिर कभी किसी और लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n टू द पावर 1/n इक्वल टू 1 होता है। तो कॉची की फर्स्ट थ्योरम से अगर an इक्वल टू 1 है तो इसका मान भी 1 होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/n कोष्टक 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट 1/n इक्वल टू 0 है।
तो कॉची की फर्स्ट थ्योरम से हम an इक्वल टू 1/n लिख देते हैं। इसके दोनों ओर लिमिट लगाने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर n टेंड्स टू इनफिनिटी लगाने पर सीधा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो कॉची की फर्स्ट थ्योरम से हम यहाँ 0 प्राप्त हो गया, तो इसको भी 0 लिख सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/n 2 plus 3/2 plus 4/2 plus dot 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 n plus 1/n ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। तो कॉची के फर्स्ट थ्योरम से यहाँ an के इक्वल हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर हमें 1 plus 1/n प्राप्त हो जाएगा और n टेंड्स टू इनफिनिटी रखने पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कॉची फर्स्ट थ्योरम के आधार पर हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं और आगे वाले लेक्चर में हम कॉची के सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट और उसके प्रूफ एवं उसके एग्जाम्पल को समझेंगे। धन्यवाद।